हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी का मैं झटाक रोस्ट लेकर आई हूँ, ये मूवी आई थी सन 2003 में और इसे बनाया था रवि चोपड़ा ने और बी आर प्रोडक्शन की ये पेशकश थी। बी आर चोपड़ा ने 80s के दशक में महाभारत बनाकर पूरी दुनिया को हिला डाला। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने महाभारत को दूरदर्शन पे संडे के दिन बैठकर नहीं देखा होगा। और इसी शो के माध्यम से दिखाया गया कि जो ये पारिवारिक झगड़ा होता है चाचा ताऊ जर जमीन जोरू को लेकर, कितनी बड़ी जो है उत्पाद मच जाता है, कैसे पूरा जो परिवार है वो बिखर जाता है। परिवार का झगड़ा जो है वो रणभूमि में आ जाता है, कुरुक्षेत्र में जब आ जाता है तो कितना बड़ा स्यापा मचता है। तो कई सालों के बाद उन्होंने फिर ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा महाभारत लेके आया जाए जिससे माँ बाप और बच्चों के बीच में एक तरीके से जन्म जन्मांतर के लिए दरार पड़ जाए। और दरार भी ऐसी हो कि कहने को माँ बाप ये कहें कि बच्चे तो माँ बाप की सुनते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ाधड़ जो हैं बच्चे पैदा भी किए जाएं, उनको सुनाया भी जाए, उनको लितर छितर भी मारे जाएं और फिर उसके बाद जो है उनसे ये अपेक्षा की जाए कि हम ये फिल्म दिखा दिखा कर उनको टॉर्चर करेंगे और फिर उसके बाद जब बच्चे पलट के जवाब देंगे तो भी ये पिक्चर का हवाला देकर उनका मुंह बंद करवा देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही मंशा के साथ उन्होंने इस फिल्म को बनाया था जिसका नाम था बागबान, जिसमें थे सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन और उनकी सुंदर सुशील पत्नी का किरदार निभाया था हमारी नहीं, धर्मेंद्र जी की ड्रीम गर्ल ने, जिसका नाम है हेमा मालिनी। जी हाँ, इन दोनों को लेकर जो है एक तरीके से ये फिल्म बनाई गई। एक्चुअली जो इसकी स्टोरी थी ना, वो कई साल पहले एक फिल्म आई थी ज़िंदगी, जिसमें माला सिन्हा और संजीव कुमार थे और उसी कहानी के तर्ज पर बनी थी ये बागबान। और 2003 में इसको बनाकर रिलीज़ किया गया और आज तक ये फिल्म आती है सैटेलाइट चैनल पर। एक तरीके से ये कल्ट फैमिली मूवी मानी जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस मूवी को देखने के बाद ना बच्चों ने डेफिनेटली बेकार की गालियां ही खाई हैं, जो शायद हमें उस टाइम पर, क्योंकि हम बच्चे थे, हम इस पिक्चर को समझ नहीं पाए थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फिल्म कितनी बड़ी धोखा है जिस तरीके से इस पिक्चर को दिखाया गया। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे गलत नहीं थे, इस पिक्चर में बच्चे गलत थे, लेकिन इतने भी गलत नहीं थे जितना कि उन्हें दिखाया गया, हड़काया गया माँ बाप द्वारा और समाज द्वारा। वो बात अलग है कि बच्चों के लिए इतना आक्रोश दिखाया इस पिक्चर में कि माँ बाप जो हैं बिल्कुल उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते फिल्म के एंड में। तो फिर ये फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या था भाई? इस फिल्म का बनाने का क्या उद्देश्य था कि भाई बच्चे नहीं पैदा करो, सिर्फ गोद लिए हुए बच्चे ही अपने होते हैं। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, बच्चे पैदा करने का तो आज भी माँ बाप जो हैं वो अपनी जो है वो रिकॉर्ड बंद नहीं करते। लड़का लड़की की शादी होती ही नहीं है और शादी की पहली रात से ही शुरू हो जाता है कि भाई कमरे में जा रहे हो, खाली मत बैठना, सुबह उठते ही हमें न्यूज़ मिल जानी चाहिए बहू के पाँव भारी हैं। मतलब इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है। जब बच्चे इतने ही कमीने हैं, कुत्ते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो उसके बाद क्यों माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए कि भाई बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। भाई एक तरफ तुम अपनी मर्जी थोपवाने के लिए उनको बागबान दिखाते हो, उनको ब्लैकमेल करते हो और फिर बाद में कहते हो कि नहीं नहीं बच्चे तो होने चाहिए, ऐसे कैसे। फिर फ़ोन पे अपने दोस्तों के साथ में जो है वो बच्चों की बुराई करते हो। जी आजकल के बच्चे छोड़ो जी, सुनते ही नहीं हैं, अपनी मन की करते हैं, चार पैसे कमा लेते हैं, बगलों में बाल निकलाते हैं, मूछे जरा सी बालों की आ जाती है, अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं। लड़कियां हैं वो तो हाथ से निकली जा रही हैं। भाई शादी करो, घर संभालो, करियर वरियर बनते रहेंगे, इस तरह की बातें सुनते हैं। और मतलब कि आप समझ रहे हैं, माँ बाप चाहते हैं तो चाहते क्या हैं?
आप देखिए यूट्यूब खोलिए, वहाँ पे व्लॉगरें ऐसे आंखों में पानी भर भर के, भाई बच्चा नहीं हो रहा, हमने 60 इंजेक्शन लिए प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, आईवीएफ के लिए। भाई इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इतने आईवीएफ सेंटर हर चौथे नुक्कड़ पे खुल गए हैं। फिर दूसरी तरफ ये बागबान में देखो कैसे माँ बाप का हाल बच्चे बेहाल कर देते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये किस उद्देश्य से ये पिक्चर बनाई है। भाई इसमें दिखाया गया कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो कितना ऋणी है, वो कितना ज़्यादा माँ बाप की करता है। तो फिर जाओ ना अनाथ आश्रम, करो ना बच्चे गोद। भाई सरकार ने तो इतने कानून सख्त कर दिए हैं गोद लेने के लिए कि भैया बच्चे गोद लेने भी आजकल कौन से आसान हैं। मतलब समझ ही नहीं आता कहाँ जाएं, कहाँ कुचलाएं, कैसे दिखलाएं, कुछ समझ ही नहीं आता। तो खैर मैं इसकी ब्रीफिंग आपको सुना देती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, अच्छे वेल ऑफ होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, बीवी हाउसवाइफ होती है, हस्बैंड जो है वो नौकरी पेशा होता है, फिर रिटायर हो जाता है। और इस पिक्चर में असली अगर कोई विलन है ना, छुपा हुआ विलन है, वो है हेमा मालिनी। भाई हेमा मालिनी की एक्टिंग मुझे इतनी ज़्यादा निब्बी वाली लगी इस पिक्चर में। मतलब कहाँ से केमिस्ट्री थी भाई, लटक मटक झटक के सारा दिन जो है पति को अपने हुस्न जाल में बांधे रखना, यही तो किया है उसने। उसके अलावा भी ये औरत अपने पति से खुश नहीं थी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। मतलब कि आपको अगर इस पिक्चर में मैं बताऊं ना तो ये जो अमिताभ बच्चन जो इतना तड़पा है वो बच्चों के कारण नहीं तड़पा, वो अपनी बीवी की वजह से तड़पा है। क्योंकि औरत दिखा देती है कि उसकी जो ममता है वो उसके मैरिज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। औरत के लिए हमेशा जो है पति से ज़्यादा बच्चा इम्पोर्टेंट होता है। वो बात अलग है कि फिर एंड में फिर उसके सुर बदल जाते हैं, वो भी क्यों बदल जाते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखिए हेमा मालिनी को ऐसे दिखाया है कि जिसका जवानी का यौवन जो है वो अभी तक ढला ही नहीं है, जो अपनी बड़ी बड़ी उम्र की जो है डॉटर इन लॉ, जी हाँ इसकी डॉटर इन लॉ भी हो चुकी है, इन दोनों के बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं और एक बच्चा शादी के लायक भी हो चुका है। तो सोचो, तो उसके बावजूद भी हेमा मालिनी का सिंगार पटार जो है वो एकदम A1 है। सारा टाइम ये टिच बिच होके घूमती है और पति को अपने हुस्न जाल में नचवाती है और फिर उसी हुस्न जाल के बल पर बच्चों की मनमानियों को पति के द्वारा मनवा भी देती है कि भाई बच्चा अगर मुश्किल में है तो फिर वो जो अपनी रूप अदाओं का जाल फेंक कर पति को ऐसे अपने वश में करती है कि अनरीजनेबल डिमांड भी जो है हस्बैंड बच्चों की पूरी कर रहा है। और ये तो देखिए माँ बाप जो करते हैं बच्चों के लिए, वो माँ बाप का एक बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मोह होता है और ये बात बच्चे भी समझते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अनड्यू एडवांटेज भी उठाते हैं, जिसको मैं मानती हूँ। लेकिन इस पिक्चर में जो सिचुएशन थी वो संभल सकती थी। भाई यहाँ पर पति पत्नी जो हैं अच्छा खासा एक आलीशान घर में रह रहे हैं, बच्चे तीज त्योहारों पे मिलने आते हैं, उनके साथ ठुमके लगा लगा कर जो है एनिवर्सरी होलियाँ मनाई जा रही हैं। और फिर एक वक्त पे दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि चलो भाई अब रिटायरमेंट हो गया है, वाइफ कहती है रिटायरमेंट हो गया है। अब ये पति जो है पहले तो भाई थोड़ा ऑफिस चला जाता था, अब जो है ये तो परमानेंटली मेरे साथ चिपक जाएगा। क्योंकि देखिए इतना भी जो रोमांटिक हस्बैंड होता है ना, उसको एक टाइम बाद ना वाइफ टॉलरेट नहीं कर पाती है, वाइफ को खुंदस चढ़ जाती है कि क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, जाके कोई काम कर। तो यहाँ पर हेमा मालिनी को जी टेंशन हो गई क्योंकि अकेली रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये तो मेरे पीछे पड़ा रहेगा। ऑलरेडी 4 बच्चे मैंने पैदा कर दिए हैं, एक बच्चा गोद ले रखा है सलमान खान, और कहीं छठा ना हो जाए, तो इसलिए कहती है कि चलो भाई कुछ ऐसा करें कि माँ बाप जो हैं, हम माँ बाप जो हैं अब अपने बच्चों के साथ में रहें। तो वो भी ये डेफिनेटली हस्बैंड के दिमाग में डाल दिया होगा, तो हस्बैंड भी कहा होगा कि हाँ भाई अब बहुत कमा लिया, अब बच्चे हमको संभालेंगे। भाई तुम अपने बच्चों की उम्रें तो देखो, बच्चे तुम्हारे शादी हो चुकी है, बच्चे जो हैं शादी लायक हो गए हैं, तो तुम क्यों जाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। भाई तुम अपना रहो ना, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, कोई सोशल वर्क कर लो मियाँ बीवी। लेकिन नहीं जी,
बच्चों के साथ ही रहना है। और देखो, जो लोग इतने टाइम से अकेले रह रहे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और बहुओं को बेकार में हर बार जो है वो नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, और हर कोई जो है बहुओं को ही कसूरवार ठहराता है कि भाई देखो, ये कल की आई हुई लड़की हमारे लड़के को लेकर रह गई। इस पिक्चर में हेमा मालिनी भी अपने बेटे को टॉन्ट मारती है कि तू तो बीवी का हो गया। भाई हेमा मालिनी, तुम ये बताओ, तुम्हारा पति तो अभी भी तुम्हारे पीछे लट्टू घूमता रहता है, बेटा घूम ले तो बड़ी दिक्कत है। ये मुझे ना समझ में नहीं आता। भाई बेटा बाप पे ही तो जाएगा, और जाएगा किस पे? जब बेटा बाप को देखता है कि अपनी माँ के लट्टू हुआ रहता है, माँ के हुस्न जाल में फंसा रहता है, तो फिर अगर बेटा भी कर रहा है तो गलत क्या है भाई? और देखो, बेटा जब तक बहू का नहीं होगा उसकी गृहस्थी नहीं बनेगी, अगर तुम लोग वाकई चाहते हो तो। लेकिन क्या होता है, माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बेटा जो है वो हमारी करे और बहू भी करे। देखो, बहुएं करती हैं, लेकिन उनको वो तब करती हैं कि भाई जब सास ससुर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कभी कभार आते हैं और जेन्युइनली सास ससुर तकलीफ़ में है, तो भाई हर बहू को करना चाहिए। लेकिन हट्टे कट्टे हैं, ठुमक ठुमक के डांस कर रहे हैं, इतना कुछ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो अपना भार उठा सकते हैं। और फाइनेंशियली भी अपने आप को खुददार बाप मानता है, क्योंकि बेटों ने जब ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा मिलके ये यहीं पर रहने दो इनको, जहाँ पर ये रह रहे हैं, हम थोड़ा बहुत इनकी मिलकर मॉनेटरी हेल्प कर दिया करेंगे। तो जी नहीं नहीं, हमारा बाप तो खुददार है, वो तो लेगा नहीं। अच्छा, पैसे नहीं लेगा, लेकिन अपने बेटे को कहता है कि तू मेरा चश्मा बनवा दे। भाई ये क्या बात हुई? कहाँ गई तुम्हारी खुददारी? भाई तुम अपने आप को इतना खुददार बताते हो तो फिर रहो ना। तुम सारा का सारा बोझ अपने बेटे पे, उस बेटे पे जो शादीशुदा है, जिसका बच्चा है, बच्चे की शादी करनी है या एक बच्चे की एजुकेशन है, वो कैसे होगा? और तुम्हारा एक बच्चा जो कुंवारा है वो भी ठीक से सेटल नहीं है, एक बच्चे की अभी अभी शादी हुई है, तुम मियाँ बीबी सोच रहे हो कि भाई उनके सर पे जाके बैठ जाओ। भाई वो तो अपने हनीमून पीरियड में, तुम उनका हनीमून भी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा हनीमून ख़त्म होता नहीं है। और जो तुम्हारे बच्चे हैं जिनका अभी हनीमून पीरियड ठीक से शुरू नहीं हुआ है, नई नई शादी है, तुम उनके घुस जाओ तुम घर में, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है। अच्छा जी, और वो सलमान खान जो गोद लिया हुआ बच्चा है, भाई कहने को तुमने सब कुछ स्पॉन्सर किया तो रखते ना उसको अपने पास। उसको तो तुमने आज़ादी दे दी, भाई जाओ विदेश जाओ, पढ़ो, वहाँ की लड़की से शादी भी करो, महिमा चौधरी से अपनी लाइफ करो। उसकी लाइफ में तो तुम कोई दखल नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है। जो तुम्हारा सगा है उसको ही तुम ठग रहे हो, उस पर ही तुम बोझ डाल रहे हो। तो फिर इसमें ये भी दिखाया गया कि भाई जो गोद लिया हुआ बेटा है वो बड़ा ऋणी है, वो देखो उचक कुचक के माँ बाप की कर रहा है। भाई अगर वो भी माँ बाप के साथ रहता ना, और उसकी भी लाइफ अगर नहीं होती ऐसी, तो वो नहीं कर पाता, चाहो या ना चाहो, भले ही आप कितने भी ऋणी रहो। देखो, बच्चे हर बार गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, कई बार उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं। मैंने तो कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपनी पूरी लाइफ अपने माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए एक औलाद ही नहीं बन जाते, एक टाइम पर कंपेनियन भी बन जाते हैं, पंचिंग बैग भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। हर अपना जो औलाद का जो एक अपना मोमेंट होता है, वो मोमेंट भी वो अपने माँ बाप पर वार देते हैं। तो बच्चे ये भी करते हैं। लेकिन तुमने बच्चों की शादी करवा दी, तो भैया जो दूसरे घर की लड़की है वो भी, उसकी भी तो एक लिमिट है। तो तुम एक औरत होकर जो है ये हेमा मालिनी, दूसरी औरत को तुम वो कर रही हो कि वाह बेटा तू तो बीवी का हो गया। भाई तुम अपने पति को तुम देखो ना, जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। तुम्हारी सास भी तो देखा करती थी कि मेरा बेटा जो है वो कैसे अपनी बहू के उसमें लट्टू हो गया है, जब तुम यंग थी। अच्छा जी, इसमें फिर जो है एक मास्टर प्लान जो है बच्चे बनाते हैं कि एक काम करते हैं, हम माँ बाप को बोलते हैं आप अलग अलग जो हो हमारे साथ रहो, 6 महीने उसके पास, 6 महीने इसके पास, इकट्ठे मत रहो, माँ बाप अलग अलग इंडिविजुअल हमारे साथ रहो। और वो ये सोचकर प्लान बनाते हैं कि माँ बाप मना कर देंगे, भाई इतना प्यार है, हीर लैला, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट जैसी मोहब्बत है, तो ये तो भाई कतई नहीं रहेंगे और अपने साथ रहेंगे, तो भाई हमारा भी काम हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा।
लेकिन बीवी कहती है नहीं भाई, मैं इस रोमियो जैसे पति के साथ नहीं रहूँगी, ये तो मुझे छठी बार माँ बना देगा, भैया मेरे से और बच्चा नहीं होगा, तो बेटर है कि भाई अलग अलग ही रहना पड़े तो रहो, भाई मुझे इस आदमी से बचाओ, इसकी हवस से बचाओ मुझे। लिटरली भाई ये हेमा मालिनी का डिसीजन था। जो अमिताभ था उसने तो मना कर दिया मैं बीवी के साथ नहीं रहूँगा, भाई ये हेमा मालिनी को ही था कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, ये तो सारा दिन मेरे कान खाता रहेगा, भाई मेरे को और इस उम्र में और बच्चा पैदा नहीं करना है, ये तो भाई घड़ी घड़ी मौके ढूंढता है, पहले तो फिर दफ्तर चला जाता था, अब तो ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो नहीं नहीं भाई, बच्चों को गलत मत समझो, अलग रहो। अब जी क्या है, मियाँ बीबी अलग हो जाते हैं। उधर जो हेमा मालिनी है वो जाती है बेटे के घर में, और भाई जो बहू है वो तो अपनी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी चला रही है, तो भाई वो क्यों इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेगी। अच्छा, सबसे एक इंटरेस्टिंग आप सीन देखिएगा कि उसमें जो अमन वर्मा की बेटी बनती है रिमी सेन वैलेंटाइन डे पे पार्टी पे जाती है रात को, वहाँ पे अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ डांस करती है, फिर वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है, तो एकदम से हेमा मालिनी हीरो बन के आती है और ठाठू थप्पड़ लगाती है लड़के को। भैया आप देखो, एक नए शहर में एक बुजुर्ग औरत रात को फीमेल ब्योमकेश बख्शी बन के घर से बाहर निकल जाती है और कैसे क्लब में पहुंचकर ठाठा थप्पड़ मार देती है। वो ये भी नहीं सोचती है मैं बुज़ुर्ग औरत हूँ, मेरे साथ मेरी जवान पोती है, ये मुश्तंडा है, इसके साथ और लड़के होंगे, कल को कोई बात हो जाएगी तो क्या होगा। नहीं भाई, जाना है भाई, विमेन एम्पावरमेंट दिखानी है, भाई विमेन एम्पावरमेंट दिखानी है ना, तो तुम 2 दिन में अपना सामान बांधती, पति को फ़ोन करती, चलो जी हम वहीं वापस चलते हैं। नहीं भाई, अपना सब कुछ बेच बाच के तुम आ गए। भाई क्यों आ गए भाई, ऐसा भी तुमको क्या बच्चों के साथ रहने में मोह था। भाई तुम बुढ़ापे में साथ रहो, एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटो, एक दूसरे को अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। तुम धर्म पत्नी हो, लेकिन नहीं, तुम तो माँ हो, नहीं बच्चे हैं, बच्चों के साथ रहेंगे, ले लो मज़ा, हो गया ना। और वो बेचारी रिमी सेन भी डर के मारे जो है वो भी अपनी जो है दादी की भक्त हो गई है। भैया दादी के साथ तुम थोड़ा और रहोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, जब दादियाँ अपनी मनमानियाँ करती हैं ना तब पोतियाँ इतनी झिलती हैं ना, और जब माँ और दादी में झगड़ा होता है ना तो जो बच्चे होते हैं वो माँ का ही साथ देते हैं, ये पिक्चर में दिखाया जाता है। ठीक है, एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे हम लोग अपनी दादियों से हमें मोहब्बत ज़रूर होती है, लेकिन अपनी माँ के लिए जो एक बच्चे को जो एक फीलिंग होती है ना वो नहीं जाती है। भाई हम भी अपनी दादियों के साथ रहे हैं, हमने भी अपनी दादी से प्यार किया है, लेकिन कोई बात होती थी तो हम अपनी दादी से 2 बातें कह भी लेते थे, प्यार से अपनी बात रख भी लेते थे। तो ऐसा नहीं होता है, ये शुरू के लगते हैं, लेकिन क्योंकि पिक्चर बतानी है, ये दिखाना है कि जो नई जनरेशन है वो दादा दादी के साथ बड़ी खुश है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके वो खुश नहीं है। बेटा तुम भी एज में जब आओगे ना तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। और सबसे आइकॉनिक सीन जिसको लेकर रील्स भी बनती हैं कि भाई तुम इतनी रात को खटखट करके टाइपराइटर चला रहे हो मिस्टर अमिताभ बच्चन, और तुम्हारी बहू डिस्टर्ब हो रही है, बेटा आया है अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेने के लिए, तो तुमको पिस्सू क्यों पड़ गए हैं, तुम्हारे पेट का पानी क्यों हिल गया है, तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों पड़ गए हैं। अरे भाई तुम भी तो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेते हो, तुम भी तो अपनी बीवी बीवी करते रहते हो, भगवान का नाम तुम लेते नहीं जितना नाम तुम अपनी बीवी का लेते हो। वैलेंटाइन डे भी मना रहे हो, डांस भी कर रहे हो, चली चली इश्क की हवा चला रहे हो, तो भाई बेटा अपनी बीवी के लिए स्टैंड भी ना ले, ये क्या बात हुई भाई। भाई तभी तो वो तुम्हारा वंश चलाएगी, बहू खुश रहेगी तो तुम्हारा बेटा खुश रहेगा, बेटे की घर की रसोई चलेगी, बेटे का वंश बढ़ेगा, बच्चे और होंगे। ये माँ बाप को समझ में नहीं आती है। बस जी जब से आई है बहू, बेटा बहू का ही हो गया है। भाई तो ऐसे ही बनता है घर, तुम भी तो अपनी बीवी के हुए बैठे हो, फिर बाद में जो है
हेमा मालिनी सोचती है कि यार मुझे तो यहाँ टेंशन मिल ही नहीं रही है, मुझे तो टेंशन हो गई है, इससे अच्छा तो मेरा पति था, कम से कम मेरी तारीफ़ें तो करता रहता था। ये बहू तो बात बात पे मुझे झिड़कती है। अब दूसरी बहू के घर जाऊँगी तो भैया और ज़्यादा झिड़के खाऊंगी। नहीं नहीं, उनकी शादी है, उनको रोमांटिक होते हुए देखूंगी तो भैया फिर मैं अपने जज्बातों को कैसे संभालूंगी। उधर एक और बेटा है जो छड़ा छांड है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसका तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा, उसने जो कुत्ते बिल्ली पाले हैं उनको भी मुझे संभालना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो अच्छा मेरा पति ही है कि मैं उसकी 4 रोमांटिक बातें ही सुन लूँ, बाकी मैं उसको देख लूँगी। तो फिर वो उसके बाद जो है, जैसे ही पति कहता है कि चल अब अपने घर में वापस लौट चलें, तो फिर वो कहती है हाँ जी ठीक है जी। फिर उसके बाद जी उनकी मुलाकात होती है अपने गोद लिए हुए बच्चे की, जो भाई इतना पैसा बना चुका है, और अब अगर उसको उसके माँ बाप नहीं मिलते तो क्या होता। यही वाली बात होती है ना कि गोद लिए हुए बच्चे पर इतना भरोसा नहीं होता, लेकिन आपको बताना है कि नहीं, गोद लिए हुए बच्चे एहसान करते हैं, तो फिर लो ना बच्चे, गोद लो ना, आईवीएफ करवाओ हैं। तो फिर उसके बाद जी फिर फाइनली जो बेचारे बच्चे हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं जी, माँ बाप गए तो गए कहाँ। और उधर जो परेश रावल है वो बेकार में, अरे तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दिया, अच्छा है हमारे बच्चे नहीं हैं। चलो अच्छी बात है तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुमने सीख लिया, बट तुम क्यों इतने उतावले हुए जा रहे हो भाई? तुमको क्या है, कौन सी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? कभी सोचो तो सही, प्रैक्टिकल तो रहो। लेकिन नहीं भाई, ओवर उसमें करना। चलो ठीक है, वो दोस्ती है, वो तो एक दोस्ती के नाते परेश रावल अमिताभ के लिए बहुत डेडिकेटेड दिखा है, बट अमिताभ बच्चन तो अपना बीवी को लेकर निकल गया। फिर वो एक कहानी लिखता है, फिर उसकी एप्रिसिएशन होती है बागबान नाम की, वहाँ भी स्टेज में बैठा बैठा जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बच्चों को कोस रहा है और अपनी बीवी को रोमांटिक हो रहा है जी, आई लव यू अपनी बीवी को कह रहा है, बीवी खुश हो रही है। फिर एंड में बच्चे माफ़ी मांगते हैं तो बीवी लताड़ देती है, पहले पति अमिताभ बच्चन लताड़ता है, फिर बीवी भी कहती है शर्मो शर्मी, क्योंकि पता है कि भाई पति ने सबके सामने मुझे आई लव यू कह दिया है, भाई पति ने बहुत पैसे भी कमा लिए हैं, और अब जी मैं समझ गई हूँ बहू के साथ मेरी बनने नहीं वाली है, और अगर अब भी मैं बच्चों के गीत गाऊंगी तो फिर तो मैं समाज में मेरा बहिष्कार हो जाएगा कि इतना चाहने वाला पति मिला है, इतने बुढ़ापे में भी 40 साल हो गए हैं शादी में, पति आई लव यू बोल रहा है। हमारा पति तो मतलब देखता तक नहीं है हमारी तरफ, उसके बाद भी ये बच्चों की तरफ गिरी जा रही है, बच्चों की तरफ झुकी जा रही है। तो भाई वो कहती है नहीं भाई मैं अपने पति के साथ दूंगी। और फिर जो हैं वो पोता पोती आ जाते हैं तो भाई पोते पोतियों को प्यार करते हैं। देखिए ये तो होता ही है कि माँ बाप जो होते हैं पोते पोतियों को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो असल से ज़्यादा कहते हैं ना सूद प्यारा होता है। और चलो घर की बातें जो हैं वो पोते पोतियों से ही पता चलती हैं। मैंने कई ऐसी दादियाँ भी देखी हैं जो अपने पोते पोतियों को इसलिए भी हाथ में रखती हैं कि बेटा बहू की अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, तो ये भी एक होता है। तो ये पिक्चर थी मेरी नज़र में, और इसकी पिक्चर की जो पूरी जो कल्प्रेट है वो हेमा मालिनी है। उसको कोई अपने हस्बैंड से प्यार नहीं था, वो इरिटेटेड रहती थी कि सारा टाइम जो है वो पति मेरे ही पीछे घूमता है, दिखावे के लिए भले ही वो बोले कि भाई पति काम में बिजी रहता है। ये होता है, पहले जब हस्बैंड काम करता है ना तो बीवियां कहती हैं देखो काम करता रहता है, फिर उसके बाद जो है पति रिटायर होके जब घर में बैठ जाता है, बीवी के पीछे लग जाता है, तो बीवियों से तब भी बर्दाश्त नहीं होता, बीवियां नहीं सेटिस्फाई होती। बट खैर ये पिक्चर थी, और इस पिक्चर को जो है बहुत ही गलत तरीके से मैं कहूँगी कि दिखाया गया, बहुओं को बहुत गलत लाइट में पोर्ट्रे किया गया। देखो सारी प्रैक्टिकली अगर आप सोचो ना तो हर औरत अपना खुद का घर चाहती है, और वो ज़माने गए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आज के टाइम में स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 लोगों में झगड़ा करवाना हो ना तो उनको आज की तारीख में एक कमरे में बंद कर दो, और 2 लोगों में प्यार डालना हो ना तो उनको अलग अलग एक जगह पे कर दो। तो ये एक रियलिटी है। और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था आदेश श्रीवास्तव साहब ने, जिनकी काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी है। समीर ने इसके गाने लिखे हैं, और ये पिक्चर एक तरीके से ठीक ठाक रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समझने वाले थे वो समझ गए कि इस पिक्चर से क्या समझाया जा रहा है। इसमें माँ बाप और बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट भी किए जा रहे थे, और
एक तरीके से देखिए, माँ बाप की अपनी सोच होती है, वो अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं, तब बच्चे उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे भी ये चाहते हैं कि भाई उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपनी ज़िंदगी चलाई, अपने बच्चे पाले, अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप निभाई, हमने तो इंटरफेयर नहीं किया ना, तो माँ बाप क्यों करते हैं। तो ये तालमेल तो युगों युगों से माँ बाप और बच्चों के बीच में बिगड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, कई बच्चे होते हैं नकारे, निकम्मे, गधे, उल्लू के पट्टे होते हैं, मैं मानती हूँ। मैंने बुरे बच्चे भी देखे हैं तो मैंने अच्छे बच्चे भी देखे हैं। मैंने सेक्रीफाइस करने वाले माँ बाप भी देखे हैं और बच्चों से सेक्रीफाइस करवाने वाले भी माँ बाप देखे हैं। ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो सेल्फिश होकर बच्चों से उन्हीं की खुशियाँ मांग लेते हैं। तो मैंने तो देखिए किस्म किस्म की दुनिया देखी है, इसी के माध्यम से मैं ये रोस्ट बना रही हूँ। कोई पर्सनल कोई ग्रीवेंस नहीं है, ये एक मनोरंजन के लिए है। भाई अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, भाई मुझे इनसे क्या दुश्मनी है, राइटर्स, क्रिएटिव्स जो इस पिक्चर के रहे, मुझे उनसे क्या दुश्मनी है। मैं तो ये बता रही हूँ कि भाई पहले का जो नज़रिया था इस पिक्चर को देखने का और अब का नज़रिया, क्योंकि जब ये पिक्चर आई थी हम यंग थे, हमें चीज़ें वैसे ही समझ आ जाती थी जैसा हमें पिक्चर के माध्यम से समझाया जाता था। लेकिन आज थैंक्स टू सोशल मीडिया और अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम समझ गए हैं कि जो हमें समझाया जा रहा है वो किस वजह से समझाया जा रहा है और उसके पीछे क्या वजह है, क्या एजेंडा है, वो भी हमें समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा एक रोस्ट किया। आई डोंट नो ये कितना कामयाब रहेगा, कितना नहीं रहेगा, लेकिन ये पिक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसमें बच्चों को बेमतलब का टारगेट किया गया और माँ बाप को बेमतलब का लाचार, बेबस दिखाया गया। उनके पास एक ऑप्शन था, बच्चों ने तो ये ऑप्शन इसीलिए दिया था अलग अलग रहने का जिससे ये लोग मना कर दें, एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे। लेकिन उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो बच्चों के सिर पे ही मार दिया, ये कहकर कि हाँ भाई हम अलग अलग भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये प्यार मोहब्बत तो सिर्फ हमारा एक टाइम पास एंटरटेनमेंट था, भाई हम तो एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे। ख़ास तौर से पत्नी, भाई पत्नी को अपना निजी भय था कि और बच्चा वो चाहती नहीं थी इस उम्र में। तो मुझे तो ये लगता है। तो खैर इसमें जो हेमा मालिनी हैं, मुझे उनकी भी कोई खासी केमिस्ट्री अमिताभ बच्चन के साथ लगी नहीं। इससे अच्छा तो नीना गुप्ता ये रोल शायद करती तो ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि नीना गुप्ता का एक अलग एक्टिंग का एक स्केल है जो मैं मानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हेमा मालिनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है या मैं उनकी एक्टिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, बड़ा नाम का अपना ही एक होता है कि भाई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी साथ में आ रहे हैं, ओ माय गॉड क्या फिल्म है। और इस पिक्चर को भी बड़े उससे तरीके से लाया गया एक तरीके से। और इस पिक्चर का तो मुझे पता है, बागबान मूवी के साइड इफ़ेक्ट तो मैंने खुद अपने आसपास देखे हैं। तो इसी वजह से मैं काफ़ी पर्सनल होकर भी इस फिल्म को रोस्ट कर रही हूँ। तो ये सारा का सारा जो रोस्ट था ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए था। प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा और आपको कैसा लगा मेरा रोस्ट बताइएगा। जितना मुझे आया, जितना मैंने कर पाई मैंने किया। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ से आपको परेशानी हुई हो तो तहे दिल से माफ़ी। और प्लीज़ आपको मेरा ये रोस्ट लगा हो, किसी और को सुनाने लायक हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी अगर कोई फ़िल्म मुझे लगी रोस्ट करने लायक तो मैं ज़रूर करूँगी। हालांकि अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी फ़िल्मों के रोस्ट किए हैं। हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, यादें फिल्म का भी मैंने किया था जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। फिर दिल तो पागल है, ए दिल है मुश्किल मैंने जो है रिसेंटली करी है। और अब ये है ए दिल है मुश्किल, थोड़ा सा मेरा एक एंगर रोस्टिंग थी, लेकिन ये थोड़ी फ़नी वे में मैंने करी है, मतलब एक फ़नी एलिमेंट डालने की कोशिश करी है। और रवि चोपड़ा जी तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो भैया कोई उनके लिए कोई नहीं है। भाई एक फ़नी रोस्ट है, प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।